हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे बात करेंगे। तो इसके पहले भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में जानकारी लिए थे, हम लोग समझे थे कि होता क्या है, किस तरह से इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातों पे हम बात कर चुके हैं। और इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में भी हम इसमें डिस्क्रीट लेवल पे हम बात किए थे। नहीं, आज हम बात जो करेंगे वो मुद्दे की बात ये है कि क्या हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जो हम पढ़े थे, क्या हम डिस्क्रीट में भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, आप ये संकोच नहीं कीजिए कि इसमें नहीं पढ़ना, आप पढ़िएगा और वही मैं इस क्लास में आज करवाऊंगा, एलिमेंट्री सिग्नल। लेकिन जितना कंटिन्यूअस टाइम में पढ़े थे उतना नहीं पढ़ेंगे। हालांकि वो सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि जिसका यूज ज़्यादा नहीं है, यूज है ही नहीं, उसके बारे में पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। हाँ, तो ज़्यादा जो पूछता है, एग्जैक्टली जो पूछता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आज एलिमेंट्री सिग्नल हम बात करेंगे, एलिमेंट्री सिग्नल पे, और वो भी कैसा, तो डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे सभी लोग। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, यहां पर लिख लेंगे क्या, एलिमेंट्री सिग्नल डिस्क्रीट टाइम एलिमेंट्री सिग्नल। देखिएगा बाबू, डिस्क्रीट टाइम एलिमेंट्री सिग्नल, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सा आपका एलिमेंट्री सिग्नल होगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहां डिस्क्रीट जैसे ही आपको दिखे तो सिग्नल को हटा करके आप कर दीजिए सीक्वेंस, लेकिन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं क्या, डिस्क्रीट टाइम कैसा है, तो टाइम इसका डिस्क्रीट है, सिग्नल बोल सकते हैं। लेकिन जहां डिस्क्रीट नहीं यूज करेंगे वहां सिग्नल आप यूज नहीं कीजिएगा, वहां क्या यूज करना है, तो सीक्वेंस यूज करना है। क्या करना है, सीक्वेंस। इसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो आपका होगा यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ये होगा क्या, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यहां है आपका डिस्क्रीट, तो कह देंगे सीक्वेंस। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट रैंप सीक्वेंस। ठीक है, अगेन इसमें चौथा जो पढ़ेंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। नेक्स्ट आपका जो है नंबर 5 पढ़ेंगे ठीक है, तो यह हमारे पास 4 तरह का सीक्वेंस है जिसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहला है यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, दूसरा है यूनिट स्टेप सीक्वेंस, तीसरा है यूनिट रैंप सीक्वेंस, चौथा है आपका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, और पांचवा है आपका डीसी सीक्वेंस। इतनी बात समझ में आई। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे, आप लोग को बिल्कुल बारीकी से समझते जाना है, इसका हम आगे यूज करेंगे। पहला जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है आपका यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। पहला जो है यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, समझना इस बात को, यूनिट इंपल्स सीक्वेंस है क्या। तो एक ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो केवल और केवल ओरिजिन पे डिफाइंड हो।
जितना भी हम कंटिन्यूअस टाइम के केस में पढ़े हैं बाबू, सेम वही चीज जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बस दिक्कत होगी क्या, तो वहां टी था, यहां इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां टी था, कंटिन्यूअस टाइम में टी था, यहां हम यूज करेंगे इन। क्या यूज करेंगे, इन। यहां मेंशन करते हैं it is defined as the discrete signal whose amplitude is unity or area is unity, यहीं पर कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एम्पलीट्यूड और एरिया, ठीक है, इज यूनिटी। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा, इट इज डिफाइंड ओनली एट द ओरिजिन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या, कि ये एक ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड या फिर एरिया कहे तो क्या है, यूनिटी है। ठीक है, इट इज डिफाइंड ओनली एट द ओरिजिन, जो डिफाइंड होता है केवल ओरिजिन पे। यह केवल डिफाइंड होता है किस पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग यूनिट इंपल्स सिग्नल कहते हैं। एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, इट इज सिंबॉलिकली represented as del of n। हो गया। एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा फंक्शन। हो गया बाबू। तो इस तरह से हमारे ये कुछ पॉइंट्स था इसमें। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपका यहां से एट द ओरिजिन, केवल ओरिजिन पे ये एग्जिस्ट करेगा। किस पे एग्जिस्ट करेगा, केवल ओरिजिन पे। लो, ओरिजिन पे एग्जिस्ट करवा दिए, और ये जो होगा ये होगा कितना, 1। इसको हम करेंगे डेल ऑफ n। ये एक्सिस क्या होगा, n, क्योंकि अब जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, हमारा डिस्क्रीट टाइम है, तो हमारे पास टाइम एक्सिस क्या होगा, n, और आपका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग डेल ऑफ n से करेंगे। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिखेंगे डेल ऑफ n इज इक्वल टू 1। कितना लिखेंगे, 1। कहां से कहां तक, तो कहीं तक नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे है, इसलिए हम कहेंगे क्या, n इज इक्वल टू 0, अदरवाइज 0, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। तो इस तरह से हमारा ये यूनिट इंपल्स सीक्वेंस समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्या है यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, क्या है, तो एक ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड कहे, जिसका एरिया कहे, यूनिटी होता है। क्या होता है, यूनिटी होता है। यह केवल और केवल डिफाइंड होता है एट द ओरिजिन। यह केवल और केवल डिफाइंड होता है किस पे, ओरिजिन पे। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड जो मिलने वाला है केवल और केवल ओरिजिन पे मिलेगा, इसके अलावे कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात।
हाँ, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। तो डेल ऑफ एन इज इक्वल टू 1, एन बराबर 0 और आपका अदरवाइज 0, मतलब इसके अलावा इधर और इधर कहीं भी देख ले तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब 0 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई। इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं डेल्टा फंक्शन। चलिए, तो ये हमारा था यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिग्नल के तरफ। ठीक है, दूसरा सिग्नल हमारा जो है, दूसरा सिग्नल वो क्या है? तो दूसरा सिग्नल आपका है, पहला हो गया कंप्लीट यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, दूसरा है आपका यूनिट स्टेप सीक्वेंस। दूसरा हेडिंग बना लेंगे यूनिट इंपल्स, सॉरी यूनिट स्टेप सीक्वेंस। देखिएगा, यूनिट स्टेप सीक्वेंस, जैसा कि आप लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में यूनिट स्टेप सिग्नल पढ़े थे ना। इसको रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग दे रहे थे, कैसे दे रहे थे? ओरिजिन मतलब कि 0 से लेकर के पॉजिटिव टाइम के लिए हम केवल और केवल 1 दे रहे थे ना, और इसका निगेटिव साइड में हमारा 0 रह रहा था, तो उसको हम लोग कहते थे यूनिट स्टेप सीक्वेंस सिग्नल। यहां पे हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस, तो वही वाला सिग्नल को हम डिस्क्रीट लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए यहां पे कह दिए क्या? यूनिट स्टेप सीक्वेंस। इसके बारे में लिख लेंगे, सेम जाएगा बाबू। इट इज डिफाइंड एज द फंक्शन, या फिर लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द सिग्नल whose amplitude is unity for n is greater than 0 हो गया, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। या फिर आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। देखिए क्या लिखे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल whose amplitude is unity for n is greater than 0, otherwise its value is 0। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? सिंबॉलिकली it is represent as u ऑफ n। केवल वहां पर आपका t था, यहां पर n हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर इसको मैथमेटिकली, अगर ग्राफिकली इसको अगर हम मैथमेटिकली, तो हम सिंबॉलिकली बताए हैं, अभी ग्राफिकली बताना बाकी है और आपका मैथमेटिकली बताना बाकी है। यहां पर सिग्नल को हम बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, ये आपका जो है, ये यहां से आपका कंटिन्यू जो है आपका 0 पे यूनिटी मिलेगा, अगेन यहां पर आपका यूनिटी मिलेगा, अगेन यहां पे आपका यूनिटी मिलेगा, अगेन यहां पर मिलेगा, अगेन यूनिटी मिलेगा, अगेन यूनिटी मिलेगा, अगेन यूनिटी मिलेगा, और इस तरह से आगे हमारा एक्सटेंड कर जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपका हो गया यू ऑफ, नहीं यहाँ, हाँ, यू ऑफ क्या रिप्रेजेंट किए हैं? यू ऑफ एन से हो गया। अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो लिखेंगे यू ऑफ एन इज इक्वल टू, कितना वैल्यू दिया है? तो वैल्यू दिया है यूनिटी, तो यूनिटी दिया है तो लिखेंगे 1। कहां से कहां तक? तो n इज लेस, सॉरी 0 इज लेस देन, n इज लेस देन इंफिनिटी, अदरवाइज 0। देखो बाबू, तो ये जो आपका आया मैथमेटिकल, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये ग्राफिकल हुआ, ये सिंबॉलिक हुआ, ये आपका डिफिनेशन हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग को ऐसा करना है, आप लोग को बताना है।
इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा यूनिट स्टेप सीक्वेंस। अब नेक्स्ट में हम चल रहे हैं यूनिट रैंप सीक्वेंस। यूनिट रैंप सीक्वेंस देखिएगा कैसे इसको डिफाइन करेंगे। बिल्कुल एक एक बातों को अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है। और चूंकि इसका देखिए आप मेन जो पूछेगा आपका पूछेगा कंटिन्यूअस टाइम से ही पूछेगा, डिस्क्रीट से नहीं पूछता है। लेकिन बाबू अभी लास्ट चल रहा है, इसके बाद हो सकता है सिलेबस में फेरबदल हो, तो क्वेश्चन जो भी बचा खुचा नहीं पूछ रहा है वो सारा भी पूछने का दावा रखता है। इसलिए कोई भी टॉपिक हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक छोड़ करके आगे नहीं बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो बताया जाता है वो सारी टॉपिक को क्लियर करने का आप प्रयास जरूर करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट्री सिग्नल है उस पे हम बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट जो है आपका है क्या, यूनिट रैंप सीक्वेंस। यूनिट रैंप सीक्वेंस। यूनिट रैंप सीक्वेंस होता क्या है? यूनिट रैंप सीक्वेंस तो एक ऐसा सीक्वेंस जो कि लीनियरली इंक्रीज करे। क्या समझ में आया? लीनियरली इंक्रीज करना मतलब बढ़ना, और लीनियर मतलब कि एक फिक्स रेशियो में हमारा बढ़ते जाए। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं यूनिट रैंप सीक्वेंस। ठीक है, देखिएगा it is defined as the discrete time signal whose amplitude linearly increases with respect to discrete time। हो गया? तो वैसे सिग्नल को हम लोग कहेंगे यूनिट रैंप सीक्वेंस। ठीक है, यहां पे अगेन हम लोग लिख सकते हैं ऐसा सिंबॉलिकली, it can be represented as R of n। क्या लिखेंगे? R of n। वहां पर रैंप सीक्वेंस, रैंप सिग्नल के केस में जब हम बात करते थे तो R of t लिखते थे, लेकिन उसके जगह पर सिर्फ क्या कर दिए, तो t को हटा दिए और सिर्फ n कर दिए ना। तो यहां पर अगर इसका ग्राफ हम बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगा? वो आपका इस तरह से बनेगा। इसको आप लिखेंगे R of n। अब ग्राफ जो लेंगे ना वो लिनियरली इंक्रीज करना चाहिए। मतलब अगर देख रहे हैं तो इस ऑर्डर में ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एम्पलीट्यूड देखिएगा किस किस तरह से ये होगा। यहां पर आपका होगा इस तरह से, पहला, दूसरा, अगेन तीसरा, अगेन चौथा, अगेन पांचवा। इस तरह से आपका देखिए बढ़ते जा रहा है ना, लिनियरली बढ़ते जा रहा है कि नहीं? देखते जाओ। लो बढ़ गया। तो ये जो हुआ आपका यूनिट रैंप सिग्नल, मतलब कि इसका स्लोप कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ यूनिटी होगा। मतलब अगर ये 1 तो ये 1, अगर ये 2 तो ये भी 2, अगर ये 3 तो ये भी 3, अगर ये 9 तो ये भी 9। कितना है देख लेते हैं।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अगर ये 14 तो ये भी आपका होगा 14। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका यूनिट रैंप सीक्वेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, आर ऑफ एन इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यूनिट है मतलब रैंप यूनिटी, तो मतलब लिखेंगे एन फॉर एन इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन 0 अदरवाइज 0। देखो बाबू, समझ में आया? समझ में आया बात कैसे कैसे क्या हुआ? हाँ, तो इस तरह से याद रखना इसको। और अगर हम एकदम डिस्क्रीट लेवल पर बात करें कि हम डेल्टा फंक्शन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हम पहले भी बता चुके हैं, यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन आपको हम देना चाहेंगे। देखिएगा गौर से, अगर हम आर ऑफ एन बराबर हम डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? पहला लिखेंगे। पहला के केस में आपका पहले 0 पे है, 0 पे है, टैबुलर फॉर्म में लिख दे इसका। चलिए लिखते हैं टैबुलर फॉर्म में। देखिएगा कैसा लिखाएगा, पहले है क्या, 0 पे है 0, यहां पे ओरिजिन है, 0 मतलब ओरिजिन। इसके बाद कितना दिया है एम्पलीट्यूड, 1 पे कितना है, 1 है, 2 पे कितना है, 2 है, 3 पे कितना है, 3 है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इस तरह से ये जो हमारा बना, ये हमारा टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका है किसका, यूनिट रैंप सीक्वेंस का। अगर यही रिप्रेजेंटेशन हम चाहे कि हम दे किसके फॉर्म में, तो सीक्वेंस के फॉर्म, इसके फॉर्म में, डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में। कैसे देंगे, तो हम आर ऑफ एन बराबर लिखेंगे क्या, पहले डेल ऑफ एन लिखेंगे, नहीं इसको छोड़ देंगे, हट गया। क्यों? क्योंकि डेल ऑफ एन कहने का मतलब ओरिजिन पे एम्पलीट्यूड कितना है, यूनिटी, नहीं लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, यही वाला तो हमारा 0 पर से शिफ्ट होकर के मिला है कहां पे, 1 पे, तो मतलब 1 का शिफ्टिंग यहां हुआ, हाँ 1 का शिफ्टिंग हुआ, तो लिखेंगे डेल ऑफ शिफ्टिंग मिल गया ना, तो शिफ्टिंग मिला है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो माइनस होगा, यानी लिखेंगे n - 1, पहला हो गया कंप्लीट, प्लस डेल ऑफ। अब देखिएगा दूसरा पे एम्पलीट्यूड जो है ये तो 1 हो गया, दूसरा पे एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, 2, तो इस 2 को लिखेंगे यहां पर, अगेन लिखेंगे डेल ऑफ क्या, तो n - 2 प्लस फिर अगेन 3 है, एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, और शिफ्टिंग कितना का है, तो देखिएगा यहां से 1 2 और 1 3 पर 3 मिला तो n - 3 प्लस 4 डेल ऑफ n - 4 प्लस 5 डेल ऑफ n - 5 प्लस एंड सो ऑन, आगे तक आप कहां तक चले जाएंगे, 14 तक चले जाएंगे। यही आपका डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में, आपका इंपल्स फंक्शन के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहां पर समझ में आया आर ऑफ एन, और आर ऑफ एन का एक टेबुलर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें कैसे करेंगे, ये सारी बातें हो चुकी है पहले। यहां पर एक उसका, ताकि आपके दिमाग में वो जो बातें बताई गई वो एक बार फिर से रन कर जाए, ठीक है, इसीलिए ऐसा हम यहां पर बता रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा यूनिट रैंप सीक्वेंस। अब नेक्स्ट सीक्वेंस पे हम बढ़ रहे हैं, ये है आपका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। क्या है? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। देखिएगा किस तरह से ये होगा, बिल्कुल एक एक बातों को समझते हुए चलना है, कोई जल्दी नहीं, ठीक है, क्योंकि अब जब तक हम समझेंगे नहीं कोई भी मैटर को, कोई भी बात को, तो हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। और ये जो आपका क्लास आज जो हो रहा है, या आप मॉड्यूल 1 समझिए कि लास्ट है, लेकिन नहीं, मॉड्यूल 1 अभी लास्ट नहीं करेगा, आपका दो से तीन क्लास और आपका जाएगा, ठीक है। तो 2-3 क्लास के बाद ही आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। अगेन मॉड्यूल 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए सिरे से और समझेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका रिवर्सल प्रॉपर्टी, जो कि हम 2 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं बाबू। कौन कौन सा? एक टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी और दूसरा पढ़ चुके हैं किसके बारे में, तो आपका
टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, तरह तरह का सिग्नल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, बस सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस पे बढ़ते हैं और वो है आपका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे सभी लोग। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस? कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस एक ऐसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसमें हमारा सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली चाहे तो इंक्रीज करेगा और चाहे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। सेम वही चीज लिखेंगे, क्या अलग लिखना है, क्योंकि कंटिन्यूअस से ही तो हमारा डिस्क्रीट बना है ना। तो चलिए यहां पर मेंशन करते हैं, आइए। इट इज डिफाइंड as the discrete time signal whose amplitude exponentially increases or decreases। हो गया? It is defined as the discrete time signal whose amplitude exponentially increases और डिक्रीजेस। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन का हम बात करें तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। देखना, एक इस तरह का हमारा ग्राफ गया था ना, याद है? ये टी के केस में था, लेकिन इस टी को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? एन से। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां आपका हो जाएगा एक्स ऑफ एन। आ गया? अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन अगर इसका दे रहे तो डिक्रीजिंग का है ना, तो यानी कि ये जो बना आपका किसका बना? तो ई रेज टू दी पावर माइनस एटी का बना था ना। तो टी को रिप्लेस कर दीजिए, इसको कर दीजिए एन, बस हो गया ना। अब देखिए, अगर एन हुआ तो ये भी आपका एन होगा ना। देखते जाओ, देखो हो गया एन। देखो डिस्क्रीट लेवल हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ। तो इस तरह से हमारा ये जो सीक्वेंस बना, अगर इसको हम बनाना चाहें एक फिक्स ऑर्डर में, देखो देखना, इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर डिस्क्रीट लेवल पे देते हो तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? सिग्नल एक बनेगा। पेंसिल से ही बनाने का प्रयास करना आप लोग भी। देख लो बाबू, लो समझ में आया? इसी तरह से अगर हम एक ग्राफ ऐसा बना ले, देखिएगा, जो कि लिनियरली जो है आपका, लिनियरली नहीं एक्सपोनेंशियली कहेंगे, क्या है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देख रहे हो? तो ग्राफ इसका अगर प्लॉट करना चाहे तो कैसे करेंगे? बस ऐसे ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है? देखो एकदम 1% का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? रबर का यूज करें। रबर को क्या करें? देखिए इस तरह का सिग्नल अगर बनाना हो तो क्या करना है आपको? रबर जो पूरा रहता है, इरेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ब्लेड से कट कर दीजिए एकदम आराम से। जब कट कर दीजिएगा ना तो उसका एज जो होगा
जो कटा हुआ छोटा सा पार्ट होगा उसका एज जो होगा वो बहुत शार्प होगा। उससे अगर इस तरह से अगर आप मिटाते जाओगे तो ऐसा आप एकदम इजीली बना सकते हो, नहीं तो मोटा अगर रहा तो सही से बनेगा नहीं बाबू, ध्यान रखना इसका। अब जब ऐसा बन गया तो इसको रिप्रेजेंट कर दो, लो एक्सपोनेंशियली देखो इंक्रीज कर रहा है, यहां पे डिक्रीज कर रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। देखते जाओ। तो इस तरह से हमारा दो तरह का यहां पर सिग्नल तैयार हो गया, एक इंक्रीजिंग का और दूसरा डिक्रीजिंग का। अब आगे हम नहीं करते हैं, आगे हम छोड़ देते हैं, आगे आप लोग कर सकते हो। इसको आप रिप्रेजेंट कर लो एन से, इसको आप कर लो एक्सएन से, और एक्सएन अगर इंक्रीज करता है तो यहां पर पॉजिटिव रखना, ई के पावर 80 था तो टी को हटा दीजिए, सिर्फ एन कर दीजिए। हमारा इस तरह से ग्राफ यहां बनकर तैयार हो गया। यहां पर का एम्पलीट्यूड आप यूनिटी ले सकते हैं, क्यों? वो इसलिए कि यहां अगर यूनिटी लेते हैं तो यहां पर 1 है तभी तो 1 लिए हैं। यहां पर अगर 2 होता बाबू तो यहां पर 2 लेते, यहां पर अगर 3 रहता तो यहां पर 3 लेते, नहीं कुछ है मतलब 1 है तो 1 हम लिए। अगेन यहां पर अगर हम बात करें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। दो तरह का समझ में आया यहां से। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है आपका डीसी सीक्वेंस। इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट्री सिग्नल है इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो ये है कि डीसी सीक्वेंस। चलिए हेडिंग बना लेंगे। इसका भी पीडीएफ जो है अगर मिल गया है अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड से ही बनाने का प्रयास करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पीडीएफ का डिमांड करते ही हैं। इतना अच्छा से बोर्ड पे सारा कुछ बताया जाता है, फिर भी ऐसा क्यों करते हो आप लोग? कुछ छोड़ते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था, लास्ट सीक्वेंस पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका डीसी सीक्वेंस, नेक्स्ट है आपका डीसी सीक्वेंस। डीसी सीक्वेंस देखिएगा ये होता क्या है, तो बस वैसे ही जैसे डीसी सिग्नल पढ़े थे वैसे डीसी सीक्वेंस है। क्या है तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द discrete time signal it is defined as the discrete time signal whose amplitude is constant for all time डिस्क्रीट टाइम लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हो गया। अगर इसके रिप्रेजेंटेशन का अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का होता है, देखिएगा यही हमारा डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में डीसी सिग्नल यही था। अब इसको हम सीक्वेंस में बदल रहे हैं बाबू, मतलब कि ये इस तरह से इरेज कर रहे हैं। क्या है, यहां भी अगर हमारा 5 है तो यहां भी हमारा क्या होगा 5, इस पोजीशन पर क्या होगा 5, इस पे क्या होगा 5, इस पे क्या होगा 5, अगेन एंड अगेन। देखिए हो रहा है। तो ऑल टाइम्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n के हर एक वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बाबू 5 लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमारा ये डीसी सीक्वेंस आपका बनता है। लो बन गया ना। तो ये हमारा जो बन करके तैयार हुआ डीसी सीक्वेंस। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें एक से एन से तो ये हमारा एक्सिस क्या होगा, एन होगा। लिख दीजिए मैथमेटिकली, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 फॉर एन इज n is less than 0,
5 for n is greater than 0, 5 for n is equal to 0। ये आपका सारा का सारा आ गया। या फिर इसका एक और अल्टरनेट अगर इसका आप बनाना चाहते हो, देना चाहते हो, तो x ऑफ n इज इक्वल टू आप दे सकते हो 5 for माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन n इज लेस देन माइनस आपका प्लस इन्फिनिटी। इसी में आपका सारा कंप्लीट हो गया। दो तरह से रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, पहला आप ये दे सकते हैं, दूसरा आप ये दे सकते हैं। आप फ्री हो, जैसे देना चाहते हो आप दे सकते हो। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये जो था आपका 5 का 5 यहाँ पे मैंने डिस्कस किया किसके बारे में, तो एलिमेंट्री सिग्नल के बारे में इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमारा ये था कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। अब यहाँ पे आपका फंडा पूरा क्लियर होता है। और इसके बाद बात को ध्यान से सुनना कि इसके बाद आपका 2 सिग्नल मात्र बच गया है। क्या? तो एक आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल, दूसरा जो सिग्नल है वो आपका पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। ये 2 तरह का सिग्नल है बाबू आपके पास जो कि पढ़ना है, और ये 2 से 3 लेक्चर में आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसके खत्म होते ही मॉड्यूल 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहां तक जो समझ में आया बहुत अच्छी बात है। और जिनको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, वो ग्रुप में मैसेज जरूर करें ताकि उसका सॉल्यूशन हो पाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे अंत करता हूं और मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।